एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे आपको एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है और भी ग्रेजुएशन फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, अपन ने अपनी ग्रेजुएशन फिजिक्स टॉपिक डिस्कस करने की सीरीज़ को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें पिछली वीडियो में क्वांटम फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, कॉम्पटन इफेक्ट। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे ऊपर आई बटन के द्वारा जाके देख सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज इस वीडियो में अपन न्यूक्लियर रिएक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अपन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, वर्किंग और न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और यदि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को देख के आप आसानी से अपने नोट्स बना सकते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छी रहेगी ताकि आप एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर ला सकें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में अपन न्यूक्लियर फिजिक्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जैसा कि आपको पता है, अपन फ्यूल के रूप में यहाँ पे यूरेनियम 235 को काम में लेते हैं, जो कि एक फिज़ाइल मटेरियल होता है जिसका हम फ्यूज़न प्रोसेस यहाँ पे करवाते हैं। फ्यूज़न प्रोसेस में जैसा कि आपको पता है, जो पेरेंट न्यूक्लियाई होता है, यदि हम उसका न्यूट्रॉन द्वारा बम्बार्डमेंट करते हैं, वह दो कंपेरेबल मासेस की न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है और इस रिएक्शन के रिजल्ट के रूप में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है, जिस एनर्जी को अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए काम में ले लेते हैं। इसी प्रिंसिपल पर न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर एक तरीके का ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर अपन फ्यूज़न प्रोसेस करवाते हैं और इस फ्यूज़न प्रोसेस के रिजल्ट के रूप में एक सेल्फ सस्टेन चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर बोलेंगे। सेल्फ सस्टेन चेन रिएक्शन क्या होती है? सेल्फ सस्टेन चेन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है, यदि हम एक बार इस रिएक्शन को स्टार्ट कर दें, मतलब यदि हम यूरेनियम 235 को एक बार बम्बार्डमेंट करा दें न्यूट्रॉन से, तो ये जो रिएक्शन है ये अपने आप ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि बम्बार्डमेंट के द्वारा जो यूरेनियम का जो फ्यूज़न होगा तो उसके रिजल्ट में वापस अपन को न्यूट्रॉन्स मिलते हैं और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इसमें बढ़ते जाते हैं। तो जो ये रिएक्शन है वो एक डायरेक्शन में बढ़ने लग जाती है और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने लग जाती है। यदि हम इस रिएक्शन को किसी वे से कंट्रोल्ड तरीके में चला पाएँ तो ये रिएक्शन सेल्फ सस्टेन्ड चेन रिएक्शन कहलाने लग जाती है और इसी को अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर बोलेंगे, जो कि इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। आइए इसकी डेफिनेशन अपन देख लेते हैं। द एंटायर अरेंजमेंट और एपरेटस इन विच न्यूक्लियर फिजन इज इनिशिएटेड टू अंडरगो अ सेल्फ सस्टेन्ड चेन कंट्रोल्ड रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा अरेंजमेंट होगा जिसके अंदर फ्यूज़न प्रोसेस शुरू होती है और वो एक सेल्फ सस्टेन चेन रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी अरेंजमेंट को अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं। तो इसके यहाँ पे अपन फॉलोइंग पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर अपन फिज़ाइल मटेरियल, मॉडरेटर, कूलेंट, कंट्रोल रोड्स, शील्ड और वर्किंग देखने वाले हैं कि किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। सबसे पहले अपन देखते हैं फिज़ाइल मटेरियल और फ्यूल। तो जैसा कि आपको पता है, हम न्यूक्लियर रिएक्टर में फिज़ाइल मटेरियल के रूप में यूरेनियम 235 को काम में लेते हैं। यहाँ पर हम फ्यूल के रूप में यूरेनियम 235 की छड़ों को काम में लेते हैं, उनकी रोड को अपन काम में यहाँ पे लेते हैं, जिसको अपन ग्रेफाइट, जिसको अपन एल्यूमिनियम के बॉक्स में रखते हैं या फिर एल्यूमिनियम के अपन उसको कंटेनर में रखते हैं और उसे कुछ डिस्टेंस पर रखा जाता है। जो रोड्स होती है उनको कुछ डिस्टेंस पर रखा जाता है ताकि जो यूरेनियम का यदि हम बम्बार्डमेंट करा रहे हैं न्यूट्रॉन से, तो उस प्रोसेस में जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं वो न्यूट्रॉन्स जो हों वो ट्रेवल करके जाएं इस ग्रेफाइट या फिर हेवी वाटर के सॉल्यूशन से, ताकि उनकी स्पीड क्या हो जाए, कम हो जाए। इसी प्रिंसिपल पे मॉडरेटर वर्क करता है और जो ये सेंट्रल पार्ट होता है जहाँ पर ये रिएक्शन हो रही है, इसे हम रिएक्टर का कोर पार्ट कहते हैं। इसी कोर पार्ट में न्यूट्रॉन द्वारा फ्यूज़न प्रोसेस होती है यूरेनियम 235 के अपघटन द्वारा। इस चेन रिएक्शन के रिजल्ट के रूप में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, जिस एनर्जी को अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए काम में लेते हैं। आइए एक बार देख लेते हैं आपको क्या लिखना है इसके अंदर।
This is the main or the most important part of the reactor, which contains a fissile material such as uranium-235 as a reactor fuel in the form of rod. These rods are kept in aluminum container placed at some distance in graphite or heavy water as shown in figure, so that neutrons produced by fission in one rod should reach another rod after passing through the graphite or heavy water. This is the central part of the reactor, is called reactor core. In this core, the fission of uranium by neutrons is carried out in the form of self-sustained chain reaction. This process continues till the fissile material remains in insufficient amount. द फ्यूज़न प्रोसेस ऑक्यूरिंग इन द कोर इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमने इसमें वही लिखा है कि जो फिज़ाइल मटेरियल होता है वो अपन यूरेनियम-235 लेते हैं, जिसको अपन रोड की फॉर्म में लेते हैं। इन रोड्स को अपन एल्यूमिनियम कंटेनर में कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं इन ग्रेफाइट और हेवी वाटर, जिसको अपन किस में रखते हैं, ग्रेफाइट और हेवी वाटर में, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। फिगर में अभी आपको बताने वाला हूँ। सो दैट न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस बाय द फिजन, सो न्यूट्रॉन जो प्रोड्यूस हों फिजन प्रोसेस के द्वारा इन वन रोड शुड ट्रेवल अनदर रोड थ्रू दी मीडियम। जो एक रोड पे जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे वो दूसरी रोड तक पहुंचने के लिए उन्हें ग्रेफाइट के मीडियम से होके जाना पड़ेगा, इसलिए उनकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। जो सेंट्रल पार्ट है उसको अपन कोर बोलते हैं। इन दिस कोर द फिजन ऑफ यूरेनियम न्यूट्रॉन्स कैरिड आउट इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ सस्टेन चेन रिएक्शन। तो जो कोर में जो रिएक्शन होगी वो कौन सी रिएक्शन होती है, सेल्फ सस्टेन चेन रिएक्शन होती है। इस प्रोसेस के फॉर्म में अपन को क्या मिलती है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। जो फिजन प्रोसेस होती है वही मेन सोर्स होता है यहाँ पर एनर्जी का। आइए इसका अपन डायग्राम समझते हैं। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये एक रिएक्टर कोर का डायग्राम है, जिसके अंदर यहाँ पर अपन ने शील्ड बनाई हुई है रिएक्टर कोर के चारों तरफ। इसके अंदर हमने जो कोर वाला पार्ट है उसके अंदर यूरेनियम की छड़ों को लगाया हुआ है, जो कि देख सकते हैं आप कुछ डिस्टेंस पर है, और इसके अंदर हेवी वाटर को भरा गया है। और जो इसके ऊपर वो कैडमियम रोड्स लगाई गई है, जो कि कंट्रोल रोड्स होती है। कंट्रोल रोड्स का क्या काम होता है, मॉडरेटर का क्या काम होता है, वो आज अपन इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। आप एक बार इस डायग्राम को समझ लीजिए। तो यूरेनियम की जो रोड्स होती है वही रोड का यहाँ पे फ्यूज़न कराया जाता है बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन, जिससे न्यूट्रॉन जो प्रोड्यूस होंगे वह इस मीडियम या फिर इस वाटर या फिर हेवी वाटर से ट्रेवल करके दूसरी रोड तक जाएंगे, तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये रिएक्टर कोर का एक काफ़ी अच्छा डायग्राम है, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर कोर के अंदर। इसमें अपन एक कूलेंट को भी इंसर्ट कराते हैं। अब कूलेंट क्यों इंसर्ट कराते हैं वो भी अपन आज की वीडियो में समझने वाले हैं। तो आई होप आपको ये डायग्राम तो समझ में आ गया होगा। नाउ अपन नेक्स्ट जो इसका पार्ट है मॉडरेटर, उसको समझते हैं। तो एक न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। मॉडरेटर का जो मेनली वर्क होता है वो होता है न्यूट्रॉन्स की जो स्पीड है उसको स्लो करना। न्यूट्रॉन्स जो प्रोड्यूस होते हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा हाई वेलोसिटी होती है। यदि न्यूट्रॉन्स की वेलोसिटी हाई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी वेलोसिटी और ज़्यादा हाई होती जाएगी, तो जो लॉस होने की रेट है न्यूट्रॉन्स की वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जो यूरेनियम मटेरियल है जो उनको कैप्चर करता है फॉर दी फ्यूज़न प्रोसेस, तो वो जो उसकी कैप्चरिंग है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए जो न्यूट्रॉन्स है उनकी स्पीड को स्लो करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको फिज़ाइल मटेरियल आसानी से कैप्चर कर ले और फ्यूज़न प्रोसेस एक फिक्स्ड डायरेक्शन में चलती रहे। तो इसके लिए मॉडरेटर यहाँ पे काम में लेते हैं। तो मॉडरेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका एटॉमिक वेट तो लो होता है। ये न्यूट्रॉन्स को कैप्चर नहीं करता बल्कि उनको स्कैटर्ड कर देता है, जिससे कि उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। मॉडरेटर के तौर पे अपन हैवी वाटर, बेरिलियम ऑक्साइड और नॉर्मल वाटर भी काम में ले सकते हैं। आइए इसको देख लेते हैं कि आपको इसमें क्या लिखना है। The function of the moderator is to reduce or slow down the velocity of the neutrons produced in the fission. The energy of neutrons produced in the fission is about 1 MeV. तो न्यूट्रॉन जो मॉडरेटर होता है उसका क्या काम होता है, रिड्यूस और स्लो डाउन करना होता है जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी वेलोसिटी को। न्यूट्रॉन्स जो प्रोड्यूस होते हैं फ्यूज़न में उनकी एनर्जी अराउंड 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। We know that more than velocity of neutron produced, more will be the rate of the loss of the neutrons, and capacity of capturing neutrons by fissile material gets reduced. तो जैसा कि मैंने आपको बताया
यदि जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी वेलोसिटी यदि बढ़ती जाएगी तो जो कैप्चरिंग पावर है फिजाइल मटेरियल की, क्योंकि न्यूट्रॉन की लॉस की रेट भी बढ़ने लग जाती है, तो जो कैप्चरिंग पावर है फिजाइल मटेरियल की, न्यूट्रॉन को कैप्चर करने की पावर है, वो भी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। कैपेसिटी ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय फिजाइल मटेरियल गेट्स रिड्यूस, thus in order to slow down the neutrons they are allowed to pass through the moderator। तो न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करने के लिए वो उनको पास कराया जाता है मॉडरेटर के थ्रू। Thus in order to slow down the neutrons they are allowed to pass through the moderator। A moderator is a substance of low atomic weight whose nuclei do not capture neutrons but only scatter them, thus reducing the velocity of neutrons by a large amount during collision। तो एक ऐसा सब्सटेंस होगा मॉडरेटर जिसका जो एटॉमिक वेट है वो क्या होगा, काफ़ी लो होगा, जिसके न्यूक्लियाई क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स को कैप्चर नहीं करते हैं बल्कि उन्हें स्कैटर्ड कर देते हैं, जिससे कि न्यूट्रॉन्स की जो स्पीड होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। सुटेबल सब्सटेंस फॉर यूज एज मॉडरेटर आर हेवी वाटर एंड कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। बाय कोलिजन ऑफ न्यूट्रॉन्स द एटम of moderator their energy reduces up to 0.025 electron volt, which is equivalent to the thermal energy। Normal water beryllium oxide can also be used as moderator in addition to the heavy water और graphite। तो जो suitable substance है वो अपन यहाँ पे क्या लेते हैं, heavy water या फिर कार्बन, जो कि किसकी फॉर्म में होता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में होता है। यदि हम हेवी वाटर या फिर ग्रेफाइट को मॉडरेटर के रूप में काम में लेते हैं तो ये न्यूट्रॉन्स की एनर्जी को 1 MeV से घटाकर 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक कर देता है, जो कि न्यूट्रॉन्स की थर्मल एनर्जी के इक्वल होती है, और न्यूट्रॉन्स की स्पीड जो होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। नॉर्मल वाटर और बेरिलियम ऑक्साइड को भी अपन यहाँ पे काम ले सकते हैं इन एडिशन विद हैवी वाटर। आइए इसका जो थर्ड पार्ट है कंट्रोल लोड, उसको अपन समझ लेते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें अपन आज समझने वाले हैं कंट्रोल रोड्स। कंट्रोल रोड्स क्या होती है, कंट्रोल रोड्स का जो मेनली वर्क होता है वो न्यूट्रॉन्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको कैप्चर करना होता है, या फिर अपन बोल सकते हैं उन न्यूट्रॉन्स को कैप्चर करके एब्जॉर्ब करना होता है। एब्जॉर्ब करके न्यूट्रॉन्स को, जो न्यूट्रॉन की एक्सेस हो रही है उसको कंट्रोल करना होता है। रिएक्टर वंस स्टार्टेड कंटिन्यूस ऑपरेशन विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन but is essential to control the fission process of uranium inside the core, otherwise the chain reaction may become explosive, consequently the reactor will be damaged। तो जो रिएक्टर एक बार यदि स्टार्ट हो जाता है, जो चेन रिएक्शन एक बार स्टार्ट हो जाती है, यदि अपन उसको किसी मेथड के द्वारा कंट्रोल नहीं करते हैं तो वो एक डायरेक्शन में बढ़ती चली जाती है, और वो अनकंट्रोल्ड भी हो सकती है और एक्सप्लोजिव भी हो सकती है, तो जो कि रिएक्टर को एक्सप्लोड भी कर सकती है और रिएक्टर डैमेज भी हो सकता है। इसलिए जो चेन रिएक्शन वहाँ पे चली है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। द कंट्रोल सिस्टम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्बिंग एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ फिजाइल मटेरियल एंड इट इज़ अचीव्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल कॉल्ड कंट्रोल रोड्स। तो जो कंट्रोल सिस्टम का जो मैकेनिज्म है वो किस प्रिंसिपल पे बेस करता है, जो एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन हो रहा है, जो चेन रिएक्शन के रिजल्ट के रूप में न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं उनको कंट्रोल करना, और ये किसके द्वारा किया जाता है, कंट्रोल रोड्स के द्वारा किया जाता है। ये कंट्रोल रोड्स कार्बन, बोरॉन और कैडमियम की मिलकर बनी होती है, जो कि एक अच्छी एब्जॉर्बर होती है न्यूट्रॉन्स की। इन रोड्स को अपन अपनी सुविधा के हिसाब से इंसर्ट कर सकते हैं और बाहर निकाल सकते हैं। ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेती है ताकि जो चेन रिएक्शन है वो एक कंट्रोल्ड वे में चल सके। आइए अपन इसके नेक्स्ट पार्ट को समझ लेते हैं, जो कि क्या है, कूलेंट। फोर्थ पार्ट जो इसका अपन पढ़ रहे हैं वो है कूलेंट। तो जब चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है तो वह एक फिक्स डायरेक्शन में चलने लग जाती है, तो इस चेन रिएक्शन के रिजल्ट के रूप में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकलती है। यदि इस हीट एनर्जी को अपन किसी मेथड के द्वारा रिएक्टर से बाहर नहीं निकालेंगे तो रिएक्टर कोर का जो टेम्परेचर है वो मिलियंस ऑफ डिग्री तक बढ़ जाएगा और जो रिएक्टर है वो डैमेज हो सकता है। तो इसको हम कूल डाउन रखने के लिए कूलेंट को काम में लेते हैं, जिसको हम पूरे रिएक्टर में सर्कुलेट करवाते हैं, या आप बोल सकते हैं आप उसको पम्प्ड करवाते हैं। कूलेंट के रूप में यहाँ पे हम एयर ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले सकते हैं, जिसको हम गैसियस या फिर लिक्विड फॉर्म में सर्कुलेट करवाते हैं। कूलेंट का जो मेनली वर्क होता है वो होता है हीट को एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम द रिएक्टर कोर।
जो कूलेंट हम काम में लेंगे उसके अंदर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट भी हाई होनी चाहिए, इजी टू पंप होना चाहिए, लो कॉस्ट होनी चाहिए और केमिकली स्टेबल होना चाहिए। तो आइए इसको एक बार अपन पढ़ लेते हैं। व्हेन चेन रिएक्शन स्टार्ट्स इन द रिएक्टर, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज इन दिस heat energy remains in the reactor, then it increase the temperature of the core up to millions of the degree Celsius. So it is essential to remove heat produced by fission as fast as it is liberated, otherwise it may damage the reactor. तो जो चेन रिएक्शन एक बार स्टार्ट हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। यदि यह हीट एनर्जी रिएक्टर में रहती है तो ये रिएक्टर का जो टेम्परेचर है वो मिलियंस ऑफ डिग्री तक बढ़ा सकती है, इसलिए इस हीट को रिएक्टर से रिमूव करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो रिएक्टर है वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। द मटेरियल यूज टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द कोर इज कॉल्ड कूलेंट। द कूलेंट इज जनरली पम्प्ड एंड सर्कुलेटेड थ्रू आउट द कोर ऑफ द रिएक्टर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड गैस हैज़ टू रिमूव एंड मेंटेन अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर। तो जो मटेरियल यूज़ करेंगे एक्सट्रैक्ट हीट करने के लिए वो क्या होगा, कूलेंट होगा। कूलेंट को हम पूरे रिएक्टर में पम्प्ड करवाते हैं, सर्कुलेट करते हैं रिएक्टर कोर के अंदर इन दी फॉर्म ऑफ लिक्विड या फिर गैस। उसके अंदर अपन ने कौन सी प्रॉपर्टीज़ देख ली थी जो होनी चाहिए, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई स्पेसिफिक हीट, इजी टू पम्प, चीप होना चाहिए और केमिकली स्टेबल होना चाहिए। द मटेरियल प्रपोज फॉर कूलेंट कैन बी वन ऑफ द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, नॉर्मल वाटर, हैवी वाटर, लिक्विड सोडियम etc. Heat is then transferred from coolant to the steam or hot gas which can be used to generate electric power by means of turbine. तो जो हीट इनसे एब्जॉर्व होगी वो किसको ट्रांसफ़र हो जाएगी, स्टीम और हॉट गैस जो बन रही है उसको अपन टरबाइन सिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। आइए अपन इसका नेक्स्ट पार्ट समझ लेते हैं जो कि है शील्ड। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है शील्ड। जैसा कि आपको पता है न्यूक्लियर रिएक्टर में हम रेडियो एक्टिव रिएक्शंस करवा रहे हैं तो इसके रिजल्ट के रूप में काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन एमिट होता है। यदि एक प्रॉपर शील्ड यूज़ नहीं की जाए तो जो ये रेडियो एक्टिव रेज़ हैं ये ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट कर सकती है और जो इसके आसपास रहने वाले लोग हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है इन रेडिएशंस की वजह से। तो न्यूक्लियर रिएक्टर को एक प्रॉपर शील्ड के ज़रूरत होती है। ये शील्ड कंक्रीट या फिर सीमेंट को मिलाकर बनाई जाती है जिसकी एक काफ़ी मोटी लेयर इस रिएक्टर के चारों तरफ बनाई जाती है जिसे हम शील्ड कहते हैं। ये हार्मफुल रेस को बाहर नहीं आने देती न्यूक्लियर रिएक्टर से। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर वेरियस टाइप ऑफ हाईली एनर्जेटिक रेडियोएक्टिव रेज आर एमिटेड। दीज रेज आर वेरी हार्मफुल फॉर लिविंग बींग्स। दोज आर नियर बाय इन इट। इन ऑर्डर टू अवॉइड दीज रेज, thick wall of cement concrete known as shield constructed around the reactor so that rays must not come out of the reactor. तो इसमें हम क्या लेंगे, हाईली एनर्जेटिक जो रेडियोएक्टिव रेज है वो क्या होती है, इमर्ज होती है थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ फिजन। तो जो क्या कर सकती है, ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट कर सकती है। इसलिए हम कंक्रीट और सीमेंट की हेल्प से एक मोटी लेयर बना देते हैं जिसको अपन शील्ड बोलते हैं, जो कि रेडियो एक्टिव रेस को ऑब्स्ट्रक्ट करती है और न्यूक्लियर रिएक्टर से बाहर नहीं आने देती। आइए इसकी लास्टली अपन देख लेते हैं वर्किंग। तो इसकी वर्किंग में हमें समझना होगा कि फ्यूज़न प्रोसेस हो रही है, उसके बेसिस पे यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। तो इसकी वर्किंग में सबसे पहले क्या होता है, रिएक्टर के अंदर कुछ न्यूट्रॉन्स पहले से अवेलेबल रहते हैं जो कि फ्यूज़न प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही फ्यूज़न प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तो हम बाकी कंट्रोल रोड्स को बाहर निकाल लेते हैं, एक्सेप्ट वन कंट्रोल रोड अंदर इंसर्ट रहती है और फिज़ाइल मटेरियल का फ्यूज़न स्टार्ट हो जाता है। इस रिएक्शन के रिजल्ट के रूप में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज़ होने लग जाती है और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं जिनको हम मॉडरेटर की हेल्प से स्लो डाउन कर लेते हैं और जो हीट एनर्जी बन रही है उनको कूलेंट की हेल्प से अपन क्या करते हैं, कूल डाउन कर लेते हैं। और जो हीट एनर्जी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हुई है इसको स्टीम प्रोड्यूसर की हेल्प से हम स्टीम प्रोड्यूस करवाते हैं और इस स्टीम को अपन टरबाइन पर डाल करके टरबाइन को रोटेट करवा लेते हैं जो कि एक जनरेटर से जुड़ी रहती है और जनरेटर की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसकी वर्किंग को एक बार अपन पढ़ लेते हैं। फोर थिंग्स आर ऑलवेज अवेलेबल इन द कोर टू स्टार्ट द कंट्रोलिंग रोड्स एक्सेप्ट आर टेकन आउट। Now fissile material uranium-235 start disintegrating by the neutrons present in the nuclear reactor.
एंड एज अ रिज़ल्ट फास्ट न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस। तो ऑपरेशन के लिए अंदर पहले से न्यूट्रॉन्स मौजूद रहते हैं जो कि रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। सारी कंट्रोल रोड को अपन बाहर निकाल लेते हैं एक्सेप्ट वन कंट्रोल रोड, और जो फिज़ाइल मटेरियल है वो अब डिसइंटीग्रेट होने लग जाता है। एज अ रिज़ल्ट फास्ट न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ये फास्ट न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे, मॉडरेटर से स्ट्राइक करेंगे और उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी टू दी थर्मल लेवल, जो कि अपन ने देखी थी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक उनकी एनर्जी कम हो जाती है। फॉर कंटिन्यूस ऑपरेशन ऑफ द फिजन continuous operation of the reactor the size of the nuclear fuel should be greater than its critical size। तो आपको पता है जैसे कि सेल्फ सस्टेन चेन रिएक्शन के लिए जो फिजल मटेरियल की क्रिटिकल साइज़ है वो ज़्यादा होनी चाहिए टू मेंटेन द पावर लेवल कांस्टेंट, जो पावर लेवल को कांस्टेंट रखने के लिए काम आती है। और हम पावर लेवल को कंट्रोल रखने के लिए कंट्रोल लोड को इंसर्ट कर देते हैं जो कि क्या होती है, रिएक्शन को कंट्रोल कर लेती है जिससे कि एक्सप्लोजन ना हो। और जो हीट एनर्जी निकली है उसको हम कूलेंट के द्वारा बाहर निकाल लेते हैं जिसको अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए काम में लेते हैं। आइए इसकी वर्किंग की हेल्प से एक बार न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट को भी समझ लेते हैं। तो आप इस डायग्राम में आसानी से देख सकते हैं कि ये एक लेबल डायग्राम है न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट का, जिसके अंदर कि हमने न्यूक्लियर रिएक्टर को काम में लिया है, जिसके अंदर रिएक्टर कोर है जिसमें कंट्रोल रोड्स लगी हुई है, फ्यूल रोड्स यहाँ पे यूरेनियम को अपन ने लिया हुआ है, जिसके अंदर पंप की हेल्प से वाटर सर्कुलेट हो रहा है, कूलेंट सर्कुलेट हो रहा है। अब जब इसमें फ्रीजन प्रोसेस होगी तो इसकी हेल्प से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज़ होगी जिसे कूलेंट एब्जॉर्ब कर लेगा। उस हीट एनर्जी को स्टीम प्रोड्यूसर तक ले जाया जाएगा जहाँ पे स्टीम प्रोड्यूस होगी। इस स्टीम को टरबाइन पर डाला जाता है जिससे कि टरबाइन रोटेट करती है जो कि एक जनरेटर से जुड़ी हुई होती है, जिसकी हेल्प से अपन इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। फिर उनको हम ट्रांसमिशन लाइन या फिर पावर लाइन के द्वारा ग्रिड तक पहुंचा देते हैं और फिर बाद में हम अपने घरों में उसको काम में ले सकते हैं। तो आई होप आपको थर्मल पावर प्लांट की वर्किंग भी समझ में आ गई होगी, न्यूक्लियर रिएक्टर भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये वर्क करता है, क्या इसका प्रिंसिपल होता है, कैसे इसका कंस्ट्रक्शन होता है और क्या इसकी वर्किंग होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और यदि वीडियो ज़्यादा पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर भी इसको कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।